हेलो एवरीवन। हमारे जो शार्पली के काफ़ी सारे यूज़र्स हैं वो काफ़ी एक्टिवली आरआरजी चार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। एंड काफ़ी यूज़र्स का एक फीडबैक रहा है कि आप आरआरजी चार्ट पे एक डिटेल्ड वीडियो क्रिएट कीजिए कि जिसमें हम समझ पाए कि आरआरजी चार्ट्स को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करना है। तो इस मास्टर क्लास का वही पर्पस है कि हम इस मास्टर क्लास के अंदर हम डिटेल में समझेंगे कि हमको आरआरजी चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, और उसके पहले हम वो भी समझेंगे कि आरआरजी चार्ट एक्चुअली बनता कैसे है। एंड ये चीज़ वैसी है कि अगर आपने एक बार फंडामेंटल समझ लिए तो आपको ये लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा आपके स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो आज के मास्टर क्लास का जो टॉपिक है वो है अंडर द हुड ऑफ आरआरजी। हम जो आरआरजी चार्ट क्रिएट करने का एक्चुअली जो इंजन है, जो पीछे जो चल रहा है जिससे आरआरजी चार्ट बनता है, वो समझने का ट्राई करेंगे। एंड हम एक बार वो समझ लेंगे फिर हम आरआरजी चार्ट देखते ही पहचान पाएंगे कि हमको कौन से सेक्टर या स्टॉक के अंदर अभी नज़र बना के रखनी चाहिए। ठीक है, तो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन अ क्विक डिस्क्लेमर कि हम सेक्टर्स और स्टॉक की बातें करेंगे। नाउ नथिंग इज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। ठीक है, हम सिर्फ डेटा ड्रिवन एनालिसिस कर रहे हैं एंड हमारा एम वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एजेंडा जो है आज का वो ये है कि हम सबसे पहले थियरी पार्ट पे फोकस करेंगे कि हमें आरआरजी चार्ट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, मार्केट में एनालिसिस के लिए 10 प्रकार के टूल्स अवेलेबल है, तो हमें आरआरजी चार्ट क्यों चाहिए। फोकस करेंगे कि जो रेशियोज यूज़ होते हैं आरआरजी चार्ट के अंदर वो कैसे कैलकुलेट होते हैं एंड उसका कैसे यूज़ होता है। फिर हम आरआरजी चार्ट के जो 4 क्वाड्रेंट है उस पर डिस्कस करेंगे कि 4 क्वाड्रेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब ये हो गया थियरी पार्ट। एक बार हमने ये समझ लिया फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल पे कि हमको आरआरजी चार्ट शार्पली पे यूज़ कैसे करना है। जैसा आप सब जानते हैं, शार्पली इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जिन्होंने आरआरजी रिसर्च के साथ ऑफिशियली पार्टनरशिप किया हुआ है टू ब्रिंग दिस टूल फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड देन वीडियो के एंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको यूज़ करनी चाहिए जब आप आरआरजी चार्ट का एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज हम और मास्टर क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं आरआरजी चार्ट क्यों चाहिए। ठीक है, अब अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो या एक्टिव ट्रेडर हो, आपका मार्केट में आने का एक ही एम होता है। ठीक है, आपको मार्केट को आउट परफॉर्म करना है। आप जो निफ्टी अगर 10% रिटर्न दे रहा है तो एज एन एक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर आपका एम रहेगा कि आप वो निफ्टी के रिटर्न को बीट करो, है ना। तो अब वो चीज़ करने के लिए हमको 2 सिंपल स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहला जो स्टेप है वो आप स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स ढूंढ लो, मतलब वैसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स ऑफ मार्केट ढूंढ लो जहाँ पे मार्केट से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही हो आपको, और वो एक बार ढूंढ लिया फिर उसके अंदर के सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढ लो। है ना, एकदम आसान है कि नहीं, बट जितना दिखता है उतना नहीं है। क्योंकि इशू वो आता है कि मार्केट के अंदर 20 से ज़्यादा सेक्टर्स है, हर सेक्टर के अंदर इंडस्ट्री ग्रुप और हर इंडस्ट्री ग्रुप के अंदर इंडस्ट्रीज होते हैं। तो अगर आप रेशियो चार्ट्स का यूज़ करेंगे सेक्टर, स्ट्रॉन्ग सेक्टर और या तो इंडस्ट्री को पकड़ने के लिए, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ रेशियो चार्ट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड विच कैन बिकम कम्बरसम। प्लस ऊपर से क्या होता है कि आप अगर कोई एक चार्ट का एनालिसिस करना आपका छूट गया तो आपकी नज़र से निकल गया, और वो सेक्टर अच्छा करने लगा तो आप पूरी आपकी ट्रेन छूट जाएगी गेन्स की, है ना। तो यहीं पे ये जो बहुत सारे हमारे रेशियो चार्ट्स है उसको देखने के बदले वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आरआरजी चार्ट आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एज वी कैन सी कि जो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स है वो काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स देखते हैं। अब डजन्स ऑफ रेशियो चार्ट्स देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो हम आरआरजी चार्ट के माध्यम से क्या करते हैं बेसिकली कि सारे रेशियो चार्ट्स को नॉर्मलाइज करके एक ही चार्ट के अंदर ले आते हैं। ठीक है, तो आपको एक नज़र के अंदर जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं तो इम्प्रूविंग सेक्टर्स है वो तुरंत देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। तो एक क्लीन सिंगल विजुअलाइजेशन के लिए आरआरजी चार्ट बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरआरजी चार्ट के 2 की रेशियोज की। ठीक है, एंड ये पार्ट वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है।
तो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आपको अगर नोट पेन से नोट डाउन करना है तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, या तो इस वीडियो को वापस यहाँ से देख के ये चीज़ें समझने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये समझ लिए तो आपको ऐसा ज़िंदगी भर हेल्प करेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो आरआरजी के अंदर दो रेशियोज यूज होते हैं। एक होता है आरएस मोमेंटम, जो एक्स एक्सिस पे यूज होता है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। सॉरी, आरएस रेशियो जो है, माय बैड, जो आरएस रेशियो है वो एक्स एक्सिस पे यूज होता है और वो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है। और उसी से डिराइव होके आता है आरएस मोमेंटम रेशियो, जो वाई एक्सिस पे यूज होता है। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट आप मेरे साथ बने रहिए, आपको ये दोनों चीज़ें एक बार समझ गई तो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो दो इंडिकेटर्स के माध्यम से आरआरजी रेशियो जो है, आरआरजी चार्ट, वो ड्रॉ किया जाता है। अब अगर हम पहले कंपोनेंट पे की बात करें, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। हाँ, तो अगर पहले कंपोनेंट की बात करें तो वो है आर एस रेशियो, जो कि एक्स एक्सिस पे आता है। आर एस रेशियो को आप वैसा समझ सकते हो कि आर एस रेशियो जो है वो हमारा रेशियो चार्ट है, उसी के जैसा है, बट रेशियो चार्ट को हम नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर आप पढ़ेंगे कि डिराइव्ड फ्रॉम रेशियो एनालिसिस बट नॉर्मलाइज टू अलाउ कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप अभी मान लीजिए कि निफ्टी लेट्स से 25,000 पे चल रहा है। ठीक है, और पीएसयू बैंक इंडेक्स जो है हमारा, उसका वैल्यू 8-9 हज़ार है। तो आप अगर पीएसयू बैंक डिवाइड बाय निफ्टी 50 करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगा 0.3। ठीक है, और अगर आप बैंक निफ्टी का वैल्यू देखेंगे तो वो तो निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा रहता है। बैंक निफ्टी तो 60,000 के आजू बाजू चल रहा है लेट्स से, तो उसका वैल्यू आएगा 2 से ज़्यादा। अगर 60,000 डिवाइड बाई 25,000 किया तो 2 से ज़्यादा आ जाएगा। तो उसका मतलब तो वैसा हो गया कि बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक से बहुत स्ट्रांग है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमको अगर अक्रॉस सेक्टर्स कंपैरिजन करनी है तो हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना होगा। तो नॉर्मलाइज हम करते हैं 100 के स्केल से। ठीक है, इसीलिए जो आरआरजी चार्ट का सेंटर पॉइंट होता है वो 0-0 नहीं होता है, 100-100 होता है। ठीक है, एंड दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें समझना है कि जो एक्स एक्सिस आरआरजी चार्ट का है आरएस रेशियो, वो एक वर्डिक्ट के तौर पे काम करता है। मतलब कि अगर आरआरजी चार्ट के अंदर लेट्स से निफ्टी पीएसयू बैंक का एक्स एक्सिस का वैल्यू हो गया है 102, उसका मतलब कि वो ऑलरेडी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आरआरजी चार्ट में वैसा होता है कि अगर 100 से ज़्यादा है वैल्यू तो वो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगर 100 से कम है तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो वो एज अ वर्डिक्ट काम करता है। एंड एज जब पीएसयू बैंक मान लीजिए अपना अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लगा है, तो जब वो 2-3 वीक के लिए आउट परफॉर्म करेगा तब जाके एक्स एक्सिस की वैल्यू ग्रेटर देन 100 होंगी। ठीक है, तो ये एक लैगिंग इंडिकेटर के जैसे काम करता है। ये एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है कि 100 से बढ़ गया है तो अभी इतना अच्छा नहीं कर रहा है पर करेगा। अगर किसी का वैल्यू 100 से ज़्यादा है एक्स एक्सिस का, मतलब वो अपना जो वर्टिकल लाइन है उसके राइट साइड पे है, तो वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड आउट परफॉर्मर है मार्केट का। ठीक है, तो एक्स एक्सिस हमें ये समझाता है। और एक और जो दूसरा हमें समझने वाली बात है, वो हमको ये समझना पड़ेगा कि 100 जो है वो एज अ बेस काम करता है। ठीक है, ग्रेटर देन 100 वैल्यू है तो आउट परफॉर्मिंग है, लेस देन 100 वैल्यू है तो वो अंडर परफॉर्मिंग है। तो यहाँ पे आपको अगर 105 से भी ज़्यादा है लेट्स अज्यूम, तो वैसा मान के चल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एस्टाब्लिश्ड अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, और 100 से कम है तो वो एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एंड हम आर एस रेशियो लैग करता है। बट अब मैं आपको सिर्फ वैसा बोल दूं कि लेट्स से निफ्टी आईटी का आर एस रेशियो जो एक्स एक्सिस का वैल्यू है वो 103 है। ठीक है, तो इससे आप इंटरप्रेट कर पाएंगे कि निफ्टी कैसा चल रहा है, निफ्टी आईटी कैसा चल रहा है। आप बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बट अगर मैं उसके अंदर थोड़ी चीज़ें ऐड कर दूं, ठीक है, कि मैं आपको वैसा बता दूं कि लास्ट वीक निफ्टी आईटी का जो एक्स एक्सिस आर एस रेशियो का वैल्यू था वो 107 था और इस वीक 103 है। फिर आप बोलेंगे कि फिर तो आईटी वीक होता जा रहा है। ठीक है, तो वो कौन से डायरेक्शन में से आया है वो भी समझना ज़रूरी है। और उसी लिए जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वाई एक्सिस का, उसको हम बोलते हैं आर एस मोमेंटम। ठीक है, तो ये कोई अलग रेशियो नहीं है। ये जो हमारा एक्स एक्सिस वाला जो आर एस रेशियो है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उसका ही
एक उसी से डिराइव किया गया रेशियो है। ठीक है, आप समझने का ट्राई कीजिए कि जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि जो वेलोसिटी है उसी से एक्सेलरेशन डिराइव होता है। ठीक है, वैसे ही जितनी स्पीड में ये जो रेशियो है उसकी चेंज होने की जो स्पीड है वो हमको वाई एक्सिस पे दिखती है। ठीक है, तो आर एस रेशियो एक वर्डिक्ट है, बट ये जो रेशियो है वाई एक्सिस वाला वो एक फॉरकास्ट के तौर पे काम करता है क्योंकि एक डिराइव्ड रेशियो है। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर करता है कि जो करंट ट्रेंड है, जैसे मैंने बताया कि अभी निफ्टी आईटी जो है वो 103 पे है, तो वो 107 से 103 पे आया है या 100 से 103 पे आया है। तो करंट ट्रेंड जो है वो हमारा इम्प्रूविंग है या तो डिटीरियोरेटिंग है, वो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमारा वाई एक्सिस आता है। ठीक है, और वाई एक्सिस मेजर करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ आर एस रेशियो, दैट इज एक्स एक्सिस। तो आप वैसा मान के चलिए, अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो कि लेट्स से लास्ट वीक मेरा आर एस रेशियो कोई एक सेक्टर का था 100, फिर इस वीक हो गया 102, फिर नेक्स्ट वीक हो गया 105। तो पहले 100 से 102 दो बढ़ा, फिर 102 से 105 तीन बढ़ा, फिर लेट्स से 105 से हो गया वो 110। ठीक है, तो मतलब कि वो बहुत स्पीड में रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, मतलब निफ्टी ऐसा स्लोली ऊपर जा रहा है, हमारा सेक्टर एकदम स्पीड में ऊपर जा रहा है। करेक्ट, तो वैसे जो सेक्टर्स होंगे उनका जो वाई एक्सिस का वैल्यू है वो भी ज्यादा होगा। बेसिकली कि जो सेक्टर्स वैसे है जो निफ्टी अपना जो बेंचमार्क है उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड पकड़ के भाग रहे ऊपर के साइड, उसका वाई एक्सिस का वैल्यू जो आर एस मोमेंटम है उसका भी ज्यादा होगा। अब आप वैसा समझिए कि अगर कोई स्टॉक या सेक्टर लास्ट वीक 100 पे था, इस वीक 102 पे है और नेक्स्ट वीक 105 पे जाता है, मतलब कि वो स्पीड पकड़ रहा है, तो देर इज अ हाई चांस कि वो नेक्स्ट वीक में 105 से 110 भी चला जाए। तो इसीलिए ये फोरकास्ट के काम पे आता है। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि जो वाई एक्सिस है वो एक्स एक्सिस का ही रेट ऑफ चेंज है, कि एक्स एक्सिस जो हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ है बेसिकली वो कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो एक आप वैसा समझिए कि इट्स एन इंडिकेटर ऑफ एन इंडिकेटर। ठीक है, एंड काफ़ी सेंसिटिव रहता है बिकॉज एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन, मतलब कई बार आपको वैसा होता है ना कि जैसे स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आता है तो वो ऊपर जाता है, फिर वो रिटेस्ट करने के लिए नीचे भी आता है, तो काफ़ी बार एक्सेलरेट होता है, फिर डिसेलरेट होता है, फिर वापस एक्सेलरेट होता है। तो आपको वाई एक्सिस पे काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दो जो की रेशियोज थे वो। एंड जैसे मैंने बताया कि हमारा आर एस रेशियो जो एक्स एक्सिस वाला है वो एक्चुअली डिलेड हमको दिखाता है, तो वो लैगिंग सिग्नल है। बट जो मोमेंटम वाला पार्ट है इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर। तो अगर आपको मोमेंटम में काफ़ी चेंज देखने को मिले, मतलब अगर वाई एक्सिस पे फटाक से अगर आपका कोई स्टॉक या सेक्टर ऊपर जा रहा हो तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि वो मार्केट को आउट परफॉर्म करना भी चालू करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आर एस मोमेंटम एक लीडिंग इंडिकेटर है एंड अबव 100 इंडिकेट्स इम्प्रूविंग मोमेंटम, मतलब जो उसका निफ्टी के कंपैरिजन में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होना चालू हो गया है, ये आपको वो दिखाता है। और अगर 100 से नीचे चला जाता है, अगर 100 के ऊपर है और नीचे चला जाता है, उसका मतलब कि मोमेंटम जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो भाग रहा था वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो वो आपको एक पीक सिग्नल करता है कि अगर 100 से नीचे चला जाए, अगर 100 के ऊपर था लास्ट वीक और इस वीक 100 के नीचे चला जाए तो देर कैन बी ए शॉर्ट टर्म पीक। ठीक है, और जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि कंटेक्स्ट काफ़ी मैटर करता है, कि सिर्फ 102 है वो हम नहीं बता सकते, बट 102 है प्लस राइजिंग मोमेंटम है। ठीक है, कि 100 से 102 हुआ है तो वो स्ट्रेंथनिंग है। बट अगर 102 पे ही है बट वीकनिंग मोमेंटम है, फॉलिंग मोमेंटम है, जैसे कि 105 से 102 पे आया है, तो फिर वो वीकनिंग एसेट है हमारा। तो सिर्फ 102 देख के हम जज नहीं कर सकते, सिर्फ एक एक्स एक्सिस देख के हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो विदाउट मोमेंटम अगर सिर्फ हम मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही हम चीज़ें ड्रॉ करें तो दोनों ये दोनों एसेट्स हमको सेम दिखेंगे, बट एक्चुअली में सेम नहीं है। करेक्ट, इसीलिए हमें वाई एक्सिस की ज़रूरत है सो दैट हमको ट्रू नेचर पता चले। ठीक है, तो अब टू क्विकली समराइज, जो एक्स एक्सिस है हमारा, इट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ रेशियो
जो कि हमारा जो रेशियो चार्ट्स होता है उसी का यूज़ करके बनता है, बट हमने नॉर्मलाइज किया है। ठीक है, और हमारा जो वाई एक्सिस है इट्स बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कि मोमेंट जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कितनी स्पीड में चेंज हो रहा है, मतलब मोमेंटम ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ग्राफ पे। तो ऐसे हम, जैसे मैंने बताया कि जो सेंटर पार्ट है वो 100 है, जो अगर आप मतलब पहले ग्राफ ड्रॉ किया जनरली 0 0 होता है, बट एज हमने नॉर्मलाइज किया है तो 100 है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें आर एस रेशियो दिखता है, वाई एक्सिस पे हमको आर एस मोमेंटम दिखता है। तो एक्स एक्सिस से हमको पता चलेगा ट्रेंड का स्ट्रेंथ, वाई एक्सिस से हमको पता चलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ ट्रेंड का स्ट्रेंथ, कि ट्रेंड ज़्यादा मजबूत हो रहा है या तो ट्रेंड वीक हो रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सिस से हमको वो पता चलेगा, एंड उसी के हिसाब से फिर हम 4 क्वार्टर के अंदर हमारे आरआरजी चार्ट को विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वाड्रेंट है, ठीक है, हम ऐसे चालू करते हैं समझना, हम कोई भी क्वाड्रेंट से चालू कर सकते हैं, बट हम समझते हैं कि लेट्स से पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पे जो आर एस रेशियो है वो भी 100 से ज़्यादा है। ठीक है, और आर एस मोमेंटम जो वाई एक्सिस है वो भी 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 से 102 से 105 से 110 वैसा जा रहा है। तो वो लीडिंग स्टॉक होगा कि जिसका ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ अपने बेंचमार्क से ज़्यादा है और भी रिलेटिवली वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो वैसे स्टॉक्स ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि कोई स्टॉक फॉर एवर तो भागेगा नहीं। तो लेट्स से वो 100 से 102 से 5 10 पहुंच गया, फिर क्या होगा कि उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो कम हो जाएगा, तो वो 110 से 119 नहीं जाएगा, 110 से 112 ही जाएगा। ठीक है, तो फिर जो वाई एक्सिस का हमारा वैल्यू है, रेट ऑफ चेंज, जो इसका स्पीड है चेंज होने का, वो कम हो गया। ठीक है, अब आप अगर जो थियरी पार्ट मैंने समझाया था उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर पाए तो सबसे पहले वाई एक्सिस नीचे आना चालू होगा। ठीक है, तो जो सेक्टर का चार्ट है वो ऐसा नीचे आना चालू होगा। फिर क्या होगा कि अगर वो जैसे मान लीजिए कि ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो कई बार चार्ट ऐसा देखने को मिल जाता है कि ऐसा आएगा, यहाँ से टच करके वापस भी ऊपर जा सकता है, या तो फिर नीचे जाके भी वापस ऊपर जा सकता है। क्यों जाता है? क्योंकि आप मान लीजिए कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो उसका स्पीड कम हो गया है अब। ठीक है, तो अगर वो मार्केट से अंडर परफॉर्म करना चालू करेगा तो ये मोमेंटम नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये स्टॉक जाएगा वीकनिंग में, या तो अगर सेक्टर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सेक्टर जाएगा वीकनिंग में। अब अगर रिटेस्ट करने के बाद वापस स्ट्रेंथ आ गया तो यहाँ से वो वापस लीडिंग में जा सकता है। ठीक है, और हम अभी एग्जांपल्स लेंगे, उसमें शायद आपको ऐसा चार्ट देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, अगर वीकनिंग के अंदर भी मान लो कि वो रिबाउंड नहीं था, जैसे स्टॉक का पीक आ गया है या सेक्टर का पीक आ गया, वो गिरना चालू हो गया, फिर क्या होगा कि जो 110 से 112 गया था उसके बदले वापस 110 109 108 वगैरह गिरना चालू होगा। तो आर एस रेशियो का भी जो वैल्यू है वो कम होना चालू होगा, तो हमारा जो डॉट है वो इस साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, और बाद में जब क्या हो जाएगा कि जब कोई भी सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ चली जाती है तो मार्केट को, बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करना चालू करता है। ठीक है, तो वो फिर नीचे चले जाएगा, तो फिर आपका एक्स एक्सिस भी नेगेटिव हो गया, तो आपको ये लैगिंग क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, और लैगिंग क्वाड्रेंट में जाने के बाद क्या होगा कि जैसे साइकिल्स चलती है, तो लैगिंग क्वाड्रेंट में अगर आप देखेंगे तो आपके दोनों जो वैल्यूज़ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वो भी बेंचमार्क से कम है और भी वीक होते जा रहा है आपका स्टॉक या सेक्टर, बट धीरे 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 उसके अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ना चालू होगा। तो सबसे पहले जो ये वाई एक्सिस है वहाँ स्टॉक मूव करना चालू करेगा। तो कई बार आपको वैसा देखने को मिलेगा कि जैसे 105 104 से, मान लीजिए अभी तो 100 से भी नीचे चला गया, तो 99 98 97 96, फिर 96 पे मान लो अटक गया। ठीक है, और धीरे धीरे उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ना चालू हुआ, तो आपके जो डॉट्स है वीकली, अगर आप डॉट्स ड्रॉ करेंगे तो वो ऊपर की साइड शिफ्ट होना चालू होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगा है। ठीक है, तो आपका वाई एक्सिस जो मैं बता रहा था कि एज अ लीडिंग इंडिकेटर काम करता है, तो अगर आप सही सेक्टर्स को ये जोन में अगर पकड़ पाते हो कि अगर वो लैगिंग में से इम्प्रूविंग में आते हैं, और अगर आपने सही मोमेंट पे आपके उसके साथ चार्ट का भी एनालिसिस करना होगा, बट आप सही सेक्टर्स को अगर ये जोन में पकड़ पाते हो तो लैगिंग सेक्टर्स को भी पकड़ के आप काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैच कर सकते हो। एंड फिर क्या होता है कि लैगिंग में से जैसे ही उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है
वो बढ़ना चालू होगा, भले ही वो 100 से कम होगा, लेट्स से 95 होगा, वहाँ से 96, 98, 99 जाना चालू करेगा, तो आपका पहले जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और धीरे धीरे ये भी आपका एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड जाना चालू करेगा। तो ये भी एक जोन अच्छा रहता है कि आपका ऑलरेडी जो मोमेंटम है वो ऑलरेडी बढ़ने लगा है, पर आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी मार्केट से बेंचमार्क से ज़्यादा नहीं है, बट होने के हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ ये जोन में भी अगर यहाँ पे कोई सेक्टर या स्टॉक आपको दिख रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी एन इंटरेस्टिंग पिक, कि आप अगर उसका चार्ट या तो फंडामेंटल्स एनालाइज करके यू कैन चेक कि यहाँ ये जोन के अंदर कुछ हमें दिख रहा है, तो हम फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैंने आपको जो समझा दिया उसी का समरी है कि जो ये है राइट साइड ऑफ द वर्टिकल लाइन है, वो दोनों वैसे है जहाँ पे आर एस ग्रेटर देन 100 होगा। तो एस्टाब्लिश जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्लस पॉजिटिव ट्रेंड वाला हमको लीडिंग में दिखेगा, और जिसका मोमेंटम कम होने लगा है वो हमको वीकनिंग में दिखेगा। और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए, बट अब AI से बनाया हुआ है प्रेजेंटेशन तो थोड़ा गलती करता है अभी भी। तो अगर हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट की बात करें तो वहाँ पे दोनों हमको लेस देन 100 रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले देखने को मिलते हैं। अगर मोमेंटम भी नेगेटिव है तो लैगिंग, अगर मोमेंटम पॉजिटिव हो गया तो इम्प्रूविंग। तो ऐसे ही जो चार्ट्स है वो ऐसा साइक्लिकली मूव करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट पिक्चर ऐसे बनता है कि आर एस रेशियो जो है वो पोजीशन डिटरमाइन करता है, आर एस मोमेंटम जो है वो ट्रेजेक्टरी डिफाइन करता है। एंड दिस इज वैलिड फॉर सेक्टर, स्टॉक्स, ETF, सब कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा यहाँ पे आप अगर देखो तो आपको ना, मतलब अब हमने जो थियरी सीखी है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उसके लिए हम शार्पली के अंदर RRG चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम और भी सेक्टोरल इंडेक्स डाल देते हैं सो दैट एक क्लियर पिक्चर देखने को मिले। जितना ज़्यादा इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा हम थोड़ा एनालिसिस भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, ठीक है, सारे सेक्टर्स डाल दिया। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और करता हूँ ऐड। तो अब देखिए आपको सारे सेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिल गए। अब कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़, अब मीडिया बहुत छोटा सेक्टर है एंड काफ़ी वीक उसका RS है, उसको अभी लेट से हटा देते हैं मीडिया को, तो थोड़ा अच्छा, हाँ अब देखने में थोड़ा RRG चार्ट हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे मैंने आपको एक वो बताया था। अभी आप ये समझिए कि ये हर डॉट जो है वो हमारा टाइम फ्रेम जो हमने लिया है वो वीकली कैंडल है, तो हर वीक का एक डॉट बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करने जाएंगे ना, तो ये देखिए 1 फेब और 6 फेब के बीच में बहुत कम डिफरेंस है, बट 6 फेब एंड 13 फेब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसका मतलब कि 6 और 13 के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव स्ट्रेंथ पकड़ा है मेटल सेक्टर ने। ठीक है, तो आप वैसे देख सकते हो। और जैसे अभी मान लीजिए IT के काफ़ी बुरे हाल चल रहे हैं, तो काफ़ी शार्प हमें एक टर्न देखने को मिला है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी एकदम से कम हो गया है एंड जो मोमेंटम है वो भी नेगेटिव हो रहा है। अब ये बहुत लंबे वीकली ट्रेंड का चार्ट है, इसीलिए निफ्टी IT इज स्टिल इन द लीडिंग क्वाड्रेंट। अगर आप चार्ट देखने जाएंगे निफ्टी IT का तो इट्स नॉट अ गुड लुकिंग चार्ट, काफ़ी गिरा हुआ है। ठीक है, बट पूरा मतलब एक वीक का एक कैंडल है, तो जो भी हरकतें हुई है यहाँ पे वो पिछले 2 वीक में ही हुई है, तो उसके कारण द चार्ट इज स्टिल इन द लीडिंग क्वाड्रेंट। बट अगर आप ये टाइम फ्रेम को डेली चेंज करते हो तो ऑलरेडी IT शुड बी इन द वीक जोन। तो हमने काफ़ी इंडेक्स ऐड किए हैं, तो इट कैन टेक सम टाइम। ठीक है, तो हाँ अब हम देखने जाए तो देखिए निफ्टी IT ऐसा लेगिंग में भी अंदर घुस गया है। ठीक है, अब जनरली हमको RRG चार्ट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेक्टोरल ट्रेंड्स हमारे डेली चेंज नहीं होते। बट ये मैंने आपको एक एग्जांपल देने के लिए दिखा दिया। और ये जैसे रियल्टी सेक्टर को अब आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक साइक्लिकल रोटेशन हो रहा है, एंड इसकी हम टेल लेंथ भी इंक्रीज कर सकते हैं, एंड हम इसको एनिमेट भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे सेक्टर जैसे गोल गोल मूव होंगे। आपको कुछ कुछ चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे ये ऑरेंज हमारा जो सेक्टर है निफ्टी PSU बैंक थोड़ा वीक हो गया था, बट अभी वापस स्ट्रेंथ पकड़ने लगा है। तो मैंने जैसे बताया था ना कि एक
रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाने वाली चीज़। तो आप यहाँ पे अगर निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखोगे तो आपको समवॉट सिमिलर दिखेगा। ठीक है, कि यहाँ पे वो गिर गया, ये उसका मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और उसके बाद में नाउ इट हैज़ स्टार्टेड आउट परफॉर्मिंग, है कि नहीं। तो वैसे ही सिमिलर, तो आपको रेशियो चार्ट का एनालिसिस करने का ज़रूरत नहीं है, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम एनिमेट करके देखें तो देखिए आपको सारे सेक्टर्स ऐसा क्लॉकवाइज मूव होते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको हम थोड़ा जूम भी कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि क्लॉकवाइज मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि शार्पली पे आप इंडेक्स का भी कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि मैं वापस वीकली कैंडल पे चला जाता हूँ। ठीक है, और मेरा जो एनालिसिस है वो मुझे कह रहा है कि भाई CPSE कंपनीज जो है, ठीक है, मैंने जो जोन बताया था कि वो इम्प्रूविंग से लीडिंग में जस्ट जाने वाले हैं। ठीक है, या तो फिर मैं देखना चाहूँ तो हेल्थ केयर स्टॉक्स जो है, जो हमारा पिंक लाइन है यहाँ पे, ये हेल्थ केयर का, तो वो भी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो मुझे वो दो स्पेस इंटरेस्टिंग लग रहा है। जैसे अब मान लीजिए कि मेटल तो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी रन कर चुका है, तो मेटल के अंदर तो अब मेरा स्कोप नहीं बन रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो मुझे एनालिसिस करना है लेट्स से निफ्टी हेल्थ केयर के स्टॉक्स का। तो मैं यहाँ स्टॉक पे चला जाऊँगा एंड देन आई कैन सिलेक्ट एन इंडेक्स दैट इज़ निफ्टी हेल्थ केयर। तो निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स के सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो भी आपको ना सेम एरिया में ही देखने मिल जाएंगे, क्योंकि मतलब जो इंडेक्स बनता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट से ही बनता है। तो आपको एक क्लियर देखने के लिए मिल जाएगा कि अभी कौन से, जैसे अबाउट इंडिया इज़ अ गुड नेम दैट इज़ गेनिंग स्ट्रेंथ, जिसका मोमेंटम ऑलरेडी नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुका है और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी उसने पकड़ना चालू किया है, तो लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है। तो अबाउट इंडिया, देन मैनकाइंड इज़ अनदर नेम। देन आप अगर देखने जाए तो जाइडस लाइफ है, अपोलो हॉस्पिटल है। तो वो सारे स्टॉक्स मेरे लिए अभी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। और फिर मैं क्या करूँगा कि जाके आई चेक द चार्ट्स। ठीक है, कि मेरा मैनकाइंड का जो चार्ट है अभी आप मतलब देखने में वैसा अच्छा नहीं लग रहा है, बट RRG के हिसाब से निफ्टी के अगेंस्ट ये रिलेटिव स्ट्रेंथ गेन करने लगा है, तो शायद ये एक बॉटम फिशिंग का चांस बन सकता है हमारा। तो यहाँ पे आपको वैसे ही स्टॉक्स मिलेंगे। आप अगर यहाँ वाले जो स्टॉक्स अगर कोई देखने जाओगे तो आपको जैसे ग्लेनमार्क देखने जाओगे, ठीक है, तो ग्लेनमार्क के अंदर शायद वो ब्रेकआउट के नज़दीक हो। तो अगर मैं ग्लेनमार्क को देखने जाऊँ, ठीक है, तो वो देखिए रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर चार्ट है और आई कैन सी कि यहाँ पे मैं इफ़ आई ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी लिया है, तो उसके जस्ट ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है कल ही और आज भी सस्टेन किया है, तो दिस बिकम्स एन इंटरेस्टिंग बैट एज वेल। ठीक है, तो आप इस प्रकार से RRG चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हो। आपको वैसा है कि सिर्फ आपको करंट पोजीशन देखनी है तो आप वो भी कर सकते हो। इसकी टेल लेंथ अगर आप ऐसा 0 कर दोगे तो आपको सिर्फ डॉट्स दिखेंगे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यू कैन चेंज इट। एंड वीकली डेली टाइम फ्रेम प्लस अब हम आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे। ठीक है, तो एक तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले ना आपको वो समझना होगा कि बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हर बार बेंचमार्क निफ्टी 50 रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है हर बार निफ्टी 50 रखना चाहिए, क्योंकि अगर लार्ज कैप स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो अगर निफ्टी 50 ही अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मतलब आप दूसरा कोई भी सेक्टर लोगे उसके कंपैरिजन में अच्छा ही दिखेगा। तो आपको जो अभी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, लेट्स से निफ्टी 50 के कंपैरिजन में मिड कैप इंडेक्स अच्छा कर रहा है, तो जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है आप उसको एज अ बेंचमार्क रखो, सो दैट आप रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर जो इंडेक्स है उसको भी आउट परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स ढूंढ पाओ। क्योंकि पैसा बनाने के लिए यू हैव टू राइड द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्सेस, है ना। हम मतलब एक ऐसा ऑलमोस्ट मरने पे कोई घोड़ा है, उससे ज़्यादा स्पीड में तो बीमार घोड़ा भी चल देगा। हमको बीमार घोड़ा नहीं चाहिए, हमको तेज़ घोड़ा चाहिए। ठीक है, तो हम अगर तेज़ घोड़े को पकड़ पाए, उसमें कैपिटल डाल पाए, तब जाके पैसा बनेगा। तो आपको रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर जो इंडेक्स है उसको एज अ बेंचमार्क रखना चाहिए, नॉट ऑलवेज निफ्टी 50।
ठीक है। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने निफ्टी हेल्थ केयर का एनालिसिस किया है विथ रिस्पेक्ट टू निफ्टी 50, आई कैन ऑल्सो डू इट फॉर द निफ्टी हेल्थ केयर एज वेल। तो यहाँ पे मैं अगर उसी को बेंचमार्क बना लूँ, क्योंकि फिर मैं निफ्टी हेल्थ केयर के कंपैरिजन में उनके कौन से स्टॉक्स वैसे हैं जो हेल्थ केयर इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो दैट कैन बी एन ऑल्सो अ गुड आइडिया। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है कि जैसे मान लीजिए कि वापस से हम इंडेक्स पे चले जाते हैं और मुझे कोई ढंग का इंडेक्स दिखा तो मैं समझाता हूँ। आपको दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस भी मेजर करना चाहिए। जैसे आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो 90, जो एक्स एक्सिस का वैल्यू था वो 98 से 90, मतलब 98.19 से 64 गया है। वाई एक्सिस का 99 से 100 गया है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो डॉट्स और ये दो डॉट्स का डिस्टेंस सेम है। ठीक है। बट आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो दो डॉट्स है उसके बीच का जो गैप है वो काफ़ी लंबा है। उसका मतलब क्या होता है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है। ठीक है। तो अगर बड़े बड़े लाइंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसा आप मान लीजिए कि कंजम्पशन इंडेक्स है, सारे डॉट्स एकदम नज़दीक 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 है, उसके कंपैरिजन में मेटल देखिए कि एकदम दूर दूर है उसके डॉट्स, उसका मतलब कि उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चेंज हो रहा है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा लंबे लाइंस बने अपने, उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। तो आपको वो चीज़ समझ कर रखनी चाहिए। जैसे ऑटो है, ऑटो एक स्ट्रेंथ पकड़ के बैठा हुआ है, बट अभी ऑटो का वैसा नहीं है कि एकदम ऐसा अंधा भाग रहा है ऑटो। ठीक है। तो ऑटो के अंदर यहाँ पे से शायद ऐसा ऊपर जाके भागना शुरू होगा। जब होगा तब ऑटो सेक्टर, अभी ऑटो का कैसा है, पॉकेट वाइज अच्छा चल रहा है। तो जैसे कंज्यूमर व्हीकल्स है, दे आर डूइंग रियली गुड, बट पूरा ऑटो सेक्टर के अंदर रिलेटिवली भले ही स्ट्रांग हो, जैसे हमको देखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट 105 पे है, तो एस्टाब्लिश्ड ऐसे स्ट्रॉन्ग हॉर्स है ये, बट अभी फुल स्पीड में नहीं भाग रहा है। कंपेयर इट विथ पीएससी कंपनीज, भले ही वो ऑटो जितना रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा अभी तक बढ़ नहीं गया है, बट जो ट्रेंड ऑफ चेंज है, जो स्पीड में चेंज हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू दिस वन। एक वो पार्ट हो गया। प्लस दूसरा क्या होता है कि कई बार आप सेक्टर्स को देखेंगे ना, तो जैसे यहाँ से आके ऐसा वापस टर्न मार लेता है, ऐसा ही सेम यहाँ पे भी होता है कि यहाँ से आके ऐसा वापस नीचे वीकनिंग में चला जाए, मतलब लैगिंग में चला जाए, माय बैड। तो आपको ना एक वैसा रखना चाहिए कि आप एक मेंटल एक लाइन इमेजिन करो कि ऐसा, अब ये चार्ट जो है, लेट्स से मैं मेटल को हटा देता हूँ थोड़ा यूनिफॉर्म बनाने के लिए, तो पीएसयू बैंक्स को भी हटा देता हूँ, तो हमको थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप का देखने को मिलेगा। लेट्स से आईटी भी हटा देता हूँ। हाँ, तो अब आप एक ऐसा अज्यूम करिए कि एक 45 डिग्री का लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा। ठीक है। और अगर कोई भी सेक्टर जो है वो लाइन जो आपने एक इमेजिनरी लाइन ऐसा ऐसा ड्रॉ करिए आपकी, ये कोने से ये कोने में। ठीक है। अगर कोई स्टॉक या सेक्टर वो लाइन के ऊपर के साइड पे चला गया है, ठीक है, उसका मतलब है कि वो फिर आगे भी जाएगा। मतलब आगे जाने का उसका प्रोबेबिलिटी 100% नहीं बता सकता, बट प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ही आप ऐसा समझिए कि कोई यहाँ पे है तो चांस है कि वो लीडिंग में चला जाए, बट आप एक ऐसा 45 डिग्री का एक इमेजिनरी लाइन अज्यूम कीजिए। अब कैसा यहाँ पे इंप्रूविंग सेक्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं, लीडिंग में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऑलरेडी है, इसलिए थोड़ा ऐसा डिस्टॉर्टेड चार्ट है। बट अगर आप परफेक्ट ऐसा बीच में से दोनों लाइन जा रहे हो और एक ऐसा लाइन आप ड्रॉ कर पाए, अगर मान लो कि जैसे निफ्टी ऑटो है, चांस है कि वो ऊपर चला जाएगा, बट अगर कोई यहाँ पे होता तो वो चांस है कि वो फिर अंदर ही जाएगा, क्योंकि वो जो लाइन है अपनी उसके नीचे चला गया है। ठीक है। तो आप एक ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी यू कैन हैव अ 45 डिग्री लाइन, और अगर उसके नीचे चला जाता है तो चांस है कि फिर वो आपका पीक बना चुका है, एंड देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट पार्शियली एटलीस्ट। ठीक है। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने आपको 3 हैक्स बता दिए हैं, वो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि एक तो जो लाइन की लेंथ है वो एक इम्पॉर्टेंट हमें डायरेक्शन देती है कि जितना लंबे लाइंस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ऑफ चेंज या तो स्ट्रॉन्ग जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो रेट ऑफ चेंज है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। एक आप ऐसा समझिए कि मेंटली एक 45 डिग्री का लाइन ड्रॉ करके अगर वो
लाइन के नीचे चला गया है तो फिर वैसा है कि वो आगे के क्वाड्रेंट में जाने का उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप यहाँ से मान लिया एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें और उसके ऊपर कोई सेक्टर है, जैसे ये FMCG है, तो उसका ऊपर आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सारे हैक्स का आप यूज़ करिए। एंड हमने शार्पली पे हर प्रकार का RRG एनालिसिस एनेबल किया है, तो आप इंडेक्स का कर सकते हो, ठीक है, आप स्टॉक्स का कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको अगर इन जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स का आपको लेट्स से एनालिसिस करना है सेक्टर का, तो आप मतलब पूरे केमिकल्स का कर सकते हो, या तो इंडस्ट्री ग्रुप में जाके आप स्पेशलिटी केमिकल्स का भी कर सकते हो, या तो आपको कुछ भी मतलब आपको जैसे मेटल्स एंड माइनिंग का करना है तो आप उसका कर सकते हो, फर्टिलाइज़र का करना है तो सारे वो स्टॉक्स आ जाएंगे। तो हर पॉकेट्स में से आप एनालिसिस कर सकते हो। आप ETFs का भी एनालिसिस कर सकते हो, एंड आपके जो वैल्यू के अंदर आपने स्टॉक्स डाल के रखे होंगे आप उनका भी एनालिसिस कर सकते हो। अब ये जो अकाउंट है उसके वैल्यू में ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, मतलब हमने एज अ ट्रैकिंग चेक करने के लिए 2-3 खरीदे हुए, बट लेट्स से आपके अकाउंट के अंदर और ज़्यादा स्टॉक्स है, आपके अकाउंट में 25 स्टॉक्स होंगे तो सारे आप RRG चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो। एंड फिर आप एनालिसिस कर सकते हो कि लेट्स आप अगर एक्टिव ट्रेडर हो तो कौन से जो स्टॉक्स है उसको आप सेल कर सकते हो, या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या तो कोई स्टॉक आपको यहाँ पे दिखे जो एकदम गिर रहा हो तो वो यहाँ पे स्टेबिलाईज होकर इम्प्रूविंग में जा सकता है, या तो इम्प्रूविंग से लीडिंग के टाइम पे आप जो ब्रेकआउट कैच करना चाहते हो, जैसा हमने ग्लेनमार्क के एग्जांपल में देखा, तो यहाँ आप अगर कोई आपका स्टॉक यहाँ पे है तो आप और भी फंड्स ऐड कर सकते हो आपकी ट्रेडिंग पोजीशन के अंदर, तो उस वे में भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो सारे प्रकार का एनालिसिस आपको हमारे RRG चार्ट पे देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने जो डाली हुई है जो मैं दिखाना भूल गया, वो है हमने रेशो चार्ट्स नीचे ही डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपके पास जोन फिल्टर्स भी है, जैसे मेरे को सारे स्टॉक्स नहीं देखना है, मुझे सिर्फ वैसे देखने हैं जो लीडिंग के अंदर हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा लीडिंग कर दूंगा तो मेरे को लीडिंग क्वाड्रेंट ही दिखेगा। और वो जो लीडिंग क्वाड्रेंट के अंदर जो इंडेक्सिस है उसका आपको यहाँ पे रेशियो चार्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लियरली अप ट्रेंड दिख रहा है। निफ्टी ऑटो भी जैसे देखिए कि अभी आउट परफॉर्म करना चालू किया है। PSE कंपनी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखने को हमको मिल रहा है। FMCG जो है अभी तक नीचे चल रहा था बट अभी टर्न ले लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस है। तो आपको रेशियो चार्ट्स भी अलग जैसे ट्रेडिंग व्यू में जाकर खोलने का ज़रूरत नहीं है, आपको रेशियो चार्ट्स भी सारे यहीं पे दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ टेबल के अंदर आपको जो आपने सारे ऐड किए हुए हैं वो सारे चार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको अगर सिर्फ 1 बाय 1 चार्ट ड्रॉ करके चेक करना है, जैसे मेरे को सिर्फ निफ्टी बैंक ड्रॉ करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं ये चार्ट को भी चेंज कर सकता हूँ। थोड़ा सिस्टम लैग हो रहा है बट यू कैन डी सिलेक्ट एंड सिलेक्ट ऑल दीज एज वेल। तो आई होप आप ये टूल अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अब आपको पता है ये वीडियो के एंड में कि RS रेशियो का मीनिंग क्या होता है, वो 100 उसका बेस क्यों है, RS मोमेंटम का क्या मीनिंग होता है, और RRG चार्ट पे हमको कैसे इंटरप्रेट करना है चार्ट को, कौन से क्वाड्रेंट में कहाँ पे स्टॉक्स या सेक्टर्स है जो हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग पिक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल एंड आप अब शार्पली पे RRG चार्ट को यूज़ करके और भी इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाओगे। आपको अगर इस टूल के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।